हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला एक किसी गिवन वेक्टर का किसी दूसरे गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इससे। और दूसरा एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है और ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग करेंगे। देन आफ्टर विल मूव टू PYQs। इस वेक्टर के जितने PYQs आए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर वेक्टर बहुत दिन से चल रहा है, कब ख़त्म होगा। तो पता है कि बीच में कुछ दिन के लिए हम लोग इसको होल्ड कर दिए थे, बट अब ये फिर से हम लोग रिस्टार्ट की जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। PYQ विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और कुछ चीज़ें और हम लोग इम्प्रूव करेंगे ताकि बहुत जल्दी, बहुत सही समय से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, बट पहले फ़िलहाल अभी हम लोग आज की बात करते हैं और आज के लेक्चर की बात करते हैं। हम लोगों को इसमें क्या करना है, तो कहना है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। इसमें होगा क्या कि तुमको दो वेक्टर दिए जाएंगे और किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना होगा। जैसे समझो क्या है ये दिया क्या है समझो। सपोज दैट पहले मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ये वेक्टर A और एक वेक्टर B, और ऑब्वियसली हमें उनके बीच का एंगल बहुत ज़रूरी है। हमें वेक्टर्स में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है। ये एंगल हमें ज़रूर पता होना चाहिए दो वेक्टर्स के बीच का। तो मान लो वो एंगल हमको गिवन है। ठीक है, इस वेक्टर B को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया जाए। सो ये हो गया वेक्टर B। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब सीधी भाषा में बात किए तो उसका हिस्सा। जैसे वेक्टर A का वेक्टर B में कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर A का वेक्टर B में कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, या और इसको समझोगे तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट। इस वेक्टर का वेक्टर B के डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, वो इफेक्ट कहो, पार्ट कहो, हिस्सा कहो, दैट इज कंपोनेंट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ तुम्हें क्लियर है। फाइंड कैसे करेंगे सर, चलो बताते हैं फाइंड कैसे करेंगे। हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, वेक्टर A का वेक्टर B में भी कंपोनेंट फाइंड करेंगे और वेक्टर B का वेक्टर A में भी कंपोनेंट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला भी देखेंगे, मगर पहले इसके थोड़े मतलब को समझते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज दैट हम ऐसा समझते हैं कि अगर हमको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B, तो इसको हम लिखें कैसे, तो इसको हम लिखें AB। ठीक है, लिखने का तरीका है वेक्टर A का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। सिमिलरली मान लो हमको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A इज इक्वल टू, मैं लिखा BA। जस्ट अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग B का A की दिशा में कंपोनेंट, A का B की दिशा में कंपोनेंट। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे ये चीज़ देखा जाए। चलो मान लो हमें वेक्टर A का वेक्टर B की दिशा में कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, करना क्या होता है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट, ध्यान से बस समझना कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। फॉर्मूला तो जो है वो है ही यार, मगर समझो क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, वो चीज़ ज़रा जरूरी है। सपोज वेक्टर A का वेक्टर B में कंपोनेंट फाइंड करना है, तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है पहले उस वेक्टर को ले लो। जैसे वेक्टर A को ले लिया मैंने। ठीक है, जिस दिशा में फाइंड करना है वो दिशा चेक कर लो, वो दिशा कौन है, वेक्टर B है। तो जिसका कंपोनेंट फाइंड करना है वहाँ से, ना सुनना, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है उस वेक्टर के ऊपर जिसके दिशा में कंपोनेंट फाइंड करना है। नहीं समझे, सुनो, हमें वेक्टर A का कंपोनेंट वेक्टर B में फाइंड करना है, बराबर। हम करेंगे क्या, हम करेंगे वेक्टर A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन वेक्टर B। वेक्टर A से परपेंडिकुलर वेक्टर B पे ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमें A का कंपोनेंट B में फाइंड करना है। ड्रॉप कर दिए मैंने ऐसे। ठीक है,
तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा उस वेक्टर के ऊपर जिसके डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट फाइंड करना है। तो वो डायरेक्शन कौन था, बी था, ड्रॉप कर दिया। तो क्या ये परपेंडिकुलर ही हमारा कंपोनेंट है? ऐसी बात नहीं है। इस परपेंडिकुलर के ड्रॉप करने से जितना हिस्सा ये बी का कट रहा है यही हिस्सा ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट कहलाता है। दिस परपेंडिकुलर इज नॉट कंपोनेंट। ये जो पार्ट बी का तुम देखा इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं हम लोग, कि वेक्टर ए का वेक्टर बी में प्रोजेक्शन क्या है, उसका कंपोनेंट ही उसका प्रोजेक्शन होता है। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि वेक्टर ए का वेक्टर बी में प्रोजेक्शन क्या है, सेम थिंग इज देयर। कंपोनेंट क्या है, सेम थिंग इज दिस। तो कंपोनेंट बोलो या प्रोजेक्शन बोलो, दोनों सेम चीज़ है। तो क्लियर है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना होगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उस वेक्टर के ऊपर जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है। और ड्रॉप करने के बाद वो परपेंडिकुलर नहीं, ये जो प्रोजेक्शन मिला दिस पार्ट, जितना बी का हिस्सा कटा है वही कटा हिस्सा हमारा कंपोनेंट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लो हमें बी का कंपोनेंट ए में फाइंड करना है, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग फाइंड करना है कि बी का ए के डायरेक्शन में कितना हिस्सा है, कितना उसका इफेक्ट है, कैसे फाइंड करेंगे? तो वही काम करो जो अभी किया, हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए के ऊपर। लेकिन देखो, अब जब बी से मैं ए पे ड्रॉप करने गया तो हो सकता है कि ये छोटा पड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी लाइन अगर छोटी पड़ती है तो उससे क्या करते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसी से ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर। तो मान लो मैंने एक बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, लाइन सीधी बन जाओ भाई, कुछ ऐसे, ठीक है, यू ड्रॉप कर दिया मैंने। तो अब ये जो हिस्सा तुम्हारा है ये परपेंडिकुलर नहीं, ये जो हिस्सा तुम देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तुम देख रहे हो ये बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो प्रोजेक्शन आएगा दैट इज कंपोनेंट, ठीक है। तो ये एक तरीका है समझाने के लिए, मैंने बी का भी तुमको दिखा दिया। अगर हम एक ही का कैलकुलेट करते हैं दूसरे का हम लोग फॉर्मूला अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तरीका समझ गए ना। ए का निकालना होगा तो ए से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, बी का निकालना होगा तो बी से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ए का कंपोनेंट बी में पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर जो फॉर्मूला आएगा उसको देखते हुए बी का भी कंपोनेंट ए में फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हमने कहा ये जो हिस्सा देख रहे हो यही कंपोनेंट है। अब इसको फाइंड कैसे करें देखो। अब हम लोग अगर यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वेक्टर साइन में नहीं लगा रहा हूँ, ए बी, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये चीज़ तुम कहीं भी समझ सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, कोई वेक्टर हो, कोई वेक्टर, एनी वेक्टर एक्स वाई जेड, जैसे वेक्टर एक्स है, ये एंगल कोई थीटा है, ये डायरेक्शन है वाई, एक्स का वाई में कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कॉस थीटा। इसको तुम सीधे भी समझ सकते हो, बहुत जगह इसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे। एक्स का वाई में कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा कहाँ से है उसको यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। अभी ये ए का कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है, लेकिन ये बी के डायरेक्शन में है ये हमें पता कैसे चलेगा। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है 2i कैप, किस डायरेक्शन में, फर्स्ट से कहोगे सर एक्स डायरेक्शन में है, क्यों, आई कैप जो उसके साथ लगा हुआ है, जे कैप लगा होगा तो वाई डायरेक्शन में होगा, के कैप लगा होगा जेड डायरेक्शन में होगा। यूनिट वेक्टर्स जरूरी होते हैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए, बात को समझो। तो अगर ये वेक्टर कंपोनेंट है ए का बी के अलोंग, तो ये बी के अलोंग में हमें पता कैसे चलेगा, तो बात अभी पूरी नहीं है।
ये सिर्फ बता रहा है कि ए का बी में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा। लेकिन जब तक इस पर तुम डायरेक्शन असाइन नहीं करोगे तुम कैसे कहोगे एक थीटा यहाँ भी तो हो सकता है ना, एंगल बनाते हुए यहाँ भी कंपोनेंट क्या आएगा ए कॉस थीटा, मगर वो डायरेक्शन बी का तो होगा नहीं, कुछ और का होगा। तो केवल ए कॉस थीटा लिख करके हमारा काम खत्म नहीं होगा। कॉस थीटा जो एंगल बन रहा है वो तो बहुत दिशाओं में हो सकता है, उनमें से बी कौन सा है ये हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पे हम लोग एक बी कैप लगा देंगे। तो ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। अब बी कैप क्यों लगाया, क्योंकि बी कैप ही लगाने पर पता चलेगा कि ये ए का कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में। तो समझे कि बी कैप हम लोग क्यों लगाएंगे, ताकि पता चले कि ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के लॉन्ग है। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हमको मिल गई। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। ठीक है, अब सिंस वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग ए कॉस थीटा फाइंड करें, ए कॉस थीटा अगर यहाँ से फाइंड करें तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी कह सकते हैं। देखो ये तो एक फॉर्मूला ही है हमारे पास। ठीक है, अब इसको दूसरे रूप में हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये ए कॉस थीटा के बदले ए डॉट बी बाई मॉड बी बोल सकते हैं, पुट कर दिया जाए। देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज ए डॉट बी बाई मॉड बी इंटू बी कैप। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि किसी वेक्टर का ए कैप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करते हो। बहुत बेसिक चीज़ हमको पता है। ठीक है, कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसके मॉड से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्लियर है। तो वैसे ही बी कैप को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले को बी कैप पे लगाऊं तो हमको ये मिलेगा, देयरफॉर ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग का जो फॉर्मूला आएगा लास्ट, दैट इज ए डॉट बी एज इट इज़ बाई मॉड बी एज इट इज़। बी कैप को हम लिखेंगे वेक्टर बी बाई मॉड बी, जैसे वेक्टर ए बाई मॉड ए करते हो। क्लियर है। तो द फॉर्मूला बिकम्स कुछ ऐसा, ए डॉट बी बी इंटू बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। ये लास्ट फॉर्मूला है जो तुमको याद करना है अच्छे से। ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी कैसे याद करना है, ए का कॉम्पोनेंट बी में निकालना है, तो जिसके डायरेक्शन में निकालना होगा उसका नीचे स्क्वायर, उसके मॉड का स्क्वायर करना है और वही वेक्टर से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिमिलरली अगर हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करें और वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए में निकालना चाहें तो क्या होगा, ए डॉट बी के बदले तो ए डॉट बी ही आएगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बी स्क्वायर था वहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर, जहाँ पे वेक्टर बी था वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। बात कुछ समझ में आ रही है कि फॉर्मूले को रटना नहीं है, जिस डायरेक्शन में निकालना है। जैसे एक्स का डायरेक्शन, एक्स का कॉम्पोनेंट वाई में निकालना है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई का कॉम्पोनेंट एक्स में निकालना है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स डॉट वाई तो ऐसे ही रहेगा। तो इस फॉर्मूले को समझो, रटो नहीं, समझो कैसे हमको याद करना है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी गिवन वेक्टर का किसी दूसरे गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कंपोनेंट पूछते हैं, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछते हैं, इससे कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी एग्जाम पूछे जाते हैं। सारी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। बट पहले से कॉपी कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस भी इस पर अभी तुरंत करते हैं, ठीक है, जल्दी। चलो पहले इस पर काम करते हैं कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे उसको पहले अप्लाई कर लेते हैं। दो वेक्टर्स लेते हैं और उन दो वेक्टर्स का एक दूसरे के डायरेक्शन में कंपोनेंट पहले फाइंड करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। पहले फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया जाए, अप्लाई करके देख लिया जाए। फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है कि नहीं उसको भी समझ लेते हैं। कह रहे दो वेक्टर्स दिए पी और क्यू, वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में मोस्टली ऐसे दिए रहते हैं और हमें दोनों का कंपोनेंट दोनों के डायरेक्शन में निकालना है।
पी का क्यू के डायरेक्शन में, क्यू का पी के डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू लिखते थे, समझ गया, वेक्टर पी का कंपोनेंट क्यू के डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, सुनो, रटो नहीं, समझो। पी का कंपोनेंट क्यू में फाइंड करना है, सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, पी डॉट क्यू, सिंपल। जिसके डायरेक्शन में फाइंड करना है, क्यू के डायरेक्शन में, तो डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, आई मीन क्यू के मॉड का स्क्वायर इनटू वेक्टर क्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझको ये फाइंड करना होगा क्यू का कंपोनेंट पी के अलाउंग, तो क्यू कंपोनेंट पी के अलाउंग, तो पी डॉट क्यू तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, मॉड पी का मॉड का स्क्वायर एंड ऑब्वियसली वेक्टर पी से मल्टीप्लाई, ठीक है। फॉर्मूले को बस समझना ही तो है यार, कौन कह रहे हो, समझो समझो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब मैं देखो दोनों में पी डॉट क्यू आ रहा है, तो क्यों ना पहले पी डॉट क्यू कैलकुलेट कर लिया जाए। तो पी डॉट क्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, तो पी इज़ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट वेक्टर क्यू इज़ i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट निकालना बिल्कुल क्लियर है, i वाले का i से मल्टीप्लाई, j वाले का j से, k वाले का k से, सिर्फ कॉफिशिएंट्स साइन के साथ। 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, प्लस 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2 एंड यू गॉट 3, ठीक है। तो पी डॉट क्यू तो हमारा क्लियर है। मॉड पी मॉड क्यू भी हमें चाहिए होगा, तो मॉड पी इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड वी गॉट 3। सिमिलरली मॉड क्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 + 1 यू गॉट रूट 3, क्लियर है। अब बस चुपचाप यहाँ बैठा दो, ठीक है। P का कंपोनेंट Q के अलाउंग, तो P डॉट क्यू निकाल चुका मैं, 3 हो गया। Q के मॉड का स्क्वायर है, तो Q का मॉड 3 है, Q का मॉड इज √3, उसका भी स्क्वायर करोगे तो 3, ठीक है। इंटू वेक्टर Q इज, कहाँ गया भाई, वेक्टर Q इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक। तो कैंसल्ड आउट, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक। तो अब ये अच्छी चीज़ समझना कि वेक्टर p का मैंने q में कंपोनेंट फाइंड किया। अब तुम कैसा, ये क्या, जो आंसर है वो तो वेक्टर q ही आ गया, कहीं कुछ गलती है क्या, कहीं कोई मिस्टेक है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात को समझना। इसीलिए मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि जो आ रहा है वो क्या है, क्यों आया। मैंने P का कंपोनेंट Q में फाइंड किया और वेक्टर Q ही मिल गया, ये क्या है, देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये P है, ये Q है, ठीक है, वेक्टर Q वेक्टर P। मुझको P का कंपोनेंट Q में फाइंड करने को बोला गया है कि P का कंपोनेंट Q में फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, तरीका क्या, हटाओ फॉर्मूला यार, तरीका बताओ। P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन Q, तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने जब किया तो जो मिला वो Q के बराबर मिल गया। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जो मिला मुझे वो Q के बराबर ही मिल गया। इसीलिए P का जो कंपोनेंट Q में आया वो Q के ही बराबर आया। अब इत्तेफाक से ऐसा क्वेश्चन बन गया तो बन गया, मुझे क्या पता ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है। मैं तो रैंडमली 2 वेक्टर्स लिया, कंपोनेंट निकाल दिया उनका, मगर जो आया उसकी मीनिंग क्लियर करो, क्यों आया, क्या आया। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना है, समझना है। तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुम किसी वेक्टर का किसी वेक्टर में कंपोनेंट फाइंड करो और कोई उनमें से ही कोई एक वेक्टर आ जाए। जैसे P का मैं Q में फाइंड करने गया तो Q ही मिल गया, मिल सकता है।
लेकिन क्यों, कब, कुछ ऐसे मैं P से ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर कुछ ऐसा कि ये वेक्टर Q के ही बराबर हो जाए, मेरा प्रोजेक्शन Q के ही बराबर हो जाए, वही यहाँ पर हुआ है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ फाइंड कर लिया जाए, Q का कॉम्पोनेंट P के लो, तो P डॉट Q, तो P डॉट Q इज 3 Q का P में फाइंड कर रहे हैं भाई लोग ना, तो Q डॉट का P में कॉम्पोनेंट P डॉट Q इज 3 बाई मॉड P के स्क्वायर, तो मॉड P इज 3 उसका भी स्क्वायर 9 इनटू वेक्टर P इज यही है ना, ठीक है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, कैंसल्ड आउट। तो Q का P के एलोंग कंपोनेंट क्या मिल गया, 1/3 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बहुत, और मॉड अगर कभी पूछे कि मॉड क्या है, तो जो कंपोनेंट मिला है उसका मॉड निकाल लो, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से हम लोग पहले फॉर्मूले को यूज़ करके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। एकदम पहले फॉर्मूले को समझो, कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो तो चलते फिर क्वेश्चन 1 था, जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 के तुरंत चलता है। ठीक है, डू इट। चलो इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन तो जो है वो है, इसमें से एक चीज़ तुमको बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी, जो हमको आगे के कॉन्सेप्ट्स में बहुत जगह यूज़ करने को हमको मिलेंगे, और बहुत हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेगा। तो क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और एक कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ से सीखने को मिलेगा जो आगे तुमको याद रखना है। क्वेश्चन कह कर है कि दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप, इसका कंपोनेंट एक कोई दूसरा वेक्टर है बी, उसके अलोंग इसका कंपोनेंट बता रहा है कि 0 है, कंपोनेंट 0 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अल्फा जो अननोन है कोफिशिएंट, वो हमको फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, ए का बी के अलोंग कंपोनेंट का फॉर्मूला है, इक्वल टू 0 कर दोगे, अल्फा आंसर आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहानी है, उस कहानी को सुनो, उस कहानी को समझो, कहानी तुमको बहुत हेल्प करेगी। देखो क्या है, आखिर दो वेक्टर में से एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 कब होता है। ठीक है तो है, मगर क्या ऐसा कुछ मतलब भी है, कंपोनेंट 0 है तो क्या इसका कुछ खास मतलब है, कुछ है, क्या है मतलब बताइए। फिजिक्स के हिसाब से कंपोनेंट 0 होने का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब एक उस वेक्टर का उस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं है, सीधी सी बात है। वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई हिस्सा काम नहीं करेगा, ये फिजिक्स के हिसाब से मतलब है। जो फॉर्मूला हमने बताया उसके हिसाब से क्या मतलब है उसको चेक करते हैं। सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये है वेक्टर बी। ए का बी में कंपोनेंट फाइंड कैसे करते हैं, ये हम जानते हैं कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बी के ऊपर, कर दिया, ये जो हिस्सा कटा वही कंपोनेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो कि ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को थोड़ा सा सीधा कर दो, थोड़ा सा, पॉइंट वही रहेगा, बस हल्का सा घुमा दो, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, मतलब इस वेक्टर ए को मैं हल्का सा घुमा दिया, मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन हल्का सा चेंज कर दिया। अब इसका मैं कंपोनेंट फाइंड करूं इन द डायरेक्शन ऑफ बी, कुछ ऐसे। तो अब जो कंपोनेंट मिला वो इतना मिला, तो इससे बताना क्या चाहते हैं आप, बताना ये चाहते हैं कि जो कंपोनेंट था वो इतना था पहले, अभी इतना हो गया, मतलब पहले से थोड़ा सा कम हो गया। क्लियर, और घुमाओ इसको, मैग्नीट्यूड वही रखो, डायरेक्शन चेंज करते चलो, हल्का सा घुमाते चलो इसको, तो इसको फिर हल्का सा घुमा दिया। अब इस वेक्टर का बी में कंपोनेंट कैसे फाइंड करोगे, वही तरीका, ए से एक परपेंडिकुलर बी पे ड्रॉप कर दो फिर से,
ड्रॉप कर दिया। ये जो हिस्सा है वही कंपोनेंट है, पहले इतना था, घट कितना हो गया, घट कितना हो गया, इसको और हल्का सा स्ट्रेट कर दो, फिर कंपोनेंट फाइंड करो, फिर वही काम करेंगे। कंपोनेंट की वैल्यू अब इतनी हो गई, इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना। और अगर वेक्टर ए एकदम सीधा हो जाए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा, अगर वेक्टर ए को मान लो, ए की डायरेक्शन को मान लो हमने घुमाते घुमाते एकदम सीधा कर दिया, कुछ ऐसे, तो अब इस वेक्टर का कंपोनेंट बी में कैसे फाइंड करोगे? तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो यहीं पर तो पड़ेगा एकदम, और यहाँ जब पड़ेगा तो ये हिस्सा तो ज़ीरो है, तो जैसे ही तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कोई भी प्रोजेक्शन तुमको नहीं मिलेगा एंड द कंपोनेंट विल बी ज़ीरो। तो वेक्टर ए का किसी वेक्टर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि या तो वो वेक्टर ही जीरो है, वो वेक्टर है ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो डायरेक्शन भी जीरो होगा, एक तो ये बात हो सकती है। मगर यहाँ जो वेक्टर दिया है वो जीरो मैग्नीट्यूड नहीं है। एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी वेक्टर डायरेक्शन में जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो कंपोनेंट है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो पहला मतलब तो कि वो वेक्टर ही जीरो है, हर डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड जीरो, दैट इज जीरो वेक्टर। दूसरा बात क्या हो सकता है कि वो वेक्टर उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कुछ ऐसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट ज़ीरो होना एकदम तय बात है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है कंपोनेंट पक्का ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर इसके अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी में ज़ीरो है तो इट मीन्स कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। बात को समझो, सिर्फ ठीक है फॉर्मूला लगा दो कि 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। क्यों इतना कर रहे हैं सर? बात को समझो मैं क्यों कर रहा हूँ। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। पढ़ा तो बहुत रहे, सिखाना है। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो ही उसका कंपोनेंट ज़ीरो है। अब इस चीज़ को आराम से फिगर समझ सकते हो कि कंपोनेंट क्यों ज़ीरो है, ठीक है। क्लियर है कि दो वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर हैं तो हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो। दोनों का डॉट ज़ीरो कर दो, अल्फ़ा तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए इज़ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट वेक्टर बी इज़ माइनस 2i कैप प्लस अल्फ़ा j कैप माइनस 2k कैप इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो -2 × 1 -2 प्लस 2 इंटू प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो 2 अल्फ़ा प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर -2 होगी तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे और कंपोनेंट इन दोनों का एक दूसरे की दिशा में ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इस बात को समझना कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है कंपोनेंट अगर ज़ीरो है तो। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट बीइंग ज़ीरो, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं टुवर्ड्स डायरेक्शन कोसाइन पे, ठीक है, जल्दी। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, देखते हैं क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, एक वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले ये एंगल्स होते हैं जो किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को हमको बताते हैं कि कोई वेक्टर किस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे पहले फिगर से बात समझो, ठीक है, क्या कहना है। सपोज दैट मैं पहले ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर दूं जिसमें हम लोग एक गिवन वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, x, y एंड z, ठीक। बात क्लियर है।
अब इस कोऑर्डिनेट में हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, पोजीशन वेक्टर को जो कह रहे हो, ठीक है। अब ये वेक्टर स्पेस में है, बात को समझ रहे हो, स्पेस में है का मतलब इसको अगर तुमको मैं कुछ ऐसे इसके हेल्प से, मार्कर्स के हेल्प से बताऊं तो ये समझो। सुनो, सपोज दैट ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस है, ये ब्लू वाला वाई एक्सिस और ये रेड वन जेड एक्सिस। बन गए हमारे ये 3 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड, ठीक। अब हमने क्या किया कि ये ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए, जस्ट इमेजिन ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर को ऐसे एज्यूम कर लो, कुछ ऐसे लाइक दैट। क्लियर है? फिगर क्लियर क्या कर रहा है? बोर्ड पे तो ये 2 डायमेंशन बोर्ड है, सब कुछ एक ही में दिखाई पड़ेगा, सब कुछ एक ही प्लेन में दिखाई पड़ेगा, मगर तुमको समझना होगा एक्चुअली फिगर है कैसा। तो दिस इज गिवन वेक्टर ए, ठीक। अब ये जो वेक्टर ए है, ये तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं? ये देखो ये वाला, दिस वन, दिस इज एक्स एक्सिस से, दिस इज वाई एक्सिस से एंड दिस इज जेड एक्सिस से। तो कोई भी गिवन वेक्टर इन तीनों डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म करता है, वो एंगल्स अगर हमें पता हो एक्स एक्सिस से कितना है, 30, 40 जो भी है, वाई एक्सिस से जो भी है, जेड एक्सिस से जो भी है, अगर हमें पता हो तो हम लोग इस वेक्टर का, ये ब्लैक वाले वेक्टर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये किधर जा रहा होगा। डायरेक्शन को बताने वाले एंगल्स होते हैं, कॉस के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को बोलते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? एक वेक्टर इन तीनों एक्सेस के साथ जो एंगल्स बनाएगा वो इसके डायरेक्शन एकदम क्लेरिफाई कर देगा कि वेक्टर किधर की तरफ जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको डायरेक्शन कोसाइन। एक्स एक्सिस से कितना है, वाई से कितने हैं, जेड से कितना है, ये अगर हमको पता हो तो क्यों ना हमको ये वेक्टर का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे देखो, तो ये मैंने एक वेक्टर बनाया, अगर तुमको उसका 3D फील देना हो तो चलो मैं एक काम और इस पर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ ऑन दिस एक्स वाई प्लेन, और फिर यहाँ से एक और परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ से एक और परपेंडिकुलर। ये तुमको थोड़ा सा 3D फील जरूर देगा कि हाँ ये वेक्टर 3D स्पेस में सर ने बनाया, ठीक है। और चलो ये वेक्टर ए है, लाइक ऑलवेज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अब ये वेक्टर ए मान लो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल फॉर्म करते हैं, लेट अस कॉल दिस एंगल अल्फा, ठीक। ये वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म करते हैं, मान लिया दिस एंगल इज बीटा। यही वेक्टर वाई जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म करेंगे, लेट अस कॉल दिस एंगल गामा, ठीक है। तो ये 3 जो वेक्टर एंगल तुम देख रहे हो, अल्फा बीटा गामा, ये इस वेक्टर के तीनों एक्सिस से डायरेक्शन को बता देगा कि वो एक्स एक्सिस इतने पे जाओ, वाई एक्सिस से इतने पे जाओ, और जेड एक्सिस से इतने पे जाओ। मिल गया तुमको एक कोई गिवन वेक्टर ए। तो ये एग्जैक्ट डायरेक्शन, कोई भी इसमें से अगर एक एंगल गायब कर दोगे तो फिर एग्जैक्ट डायरेक्शन मिलेगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स पॉसिबिलिटी बन जाएगी। फिर किसी एक गिवन वेक्टर के लिए तीनों एंगल पता होने चाहिए, कोई भी एक मिस करोगे तो ढेर सारे वेक्टर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं? इनके कॉस को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। जैसे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, L से इसको डिनोट करते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज
एक्स बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक्स बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मीन्स एक्स इज मॉड ए इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो करते हो, ठीक है। तो जिस एक्सिस से एंगल निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्स बाई मॉड ए। अब जैसे मान लो हमें कॉस बीटा फाइंड करना है, तो बीटा कहाँ से एंगल है, वाई एक्सिस से एंगल है, तो विल राइट वाई बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज वाई बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें जेड एक्सिस से एंगल फाइंड करना हो, दैट इज गामा, तो कॉस गामा अगर हमें निकालना है तो कॉस गामा इज जेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। एंड जेड इज जेड एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए इज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तीनों ही एल एम और एन, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं को हम कहते हैं किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब अगर एक बार ध्यान से देखा जाए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर इन तीनों को हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखो क्या मिलता है। सबसे पहली बात, तीनों में ये और ये कॉमन मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीनों में नीचे कॉमन भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, दैट इज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन का बहुत आपस का अच्छा रिलेशन है, वन शुड रिमेंबर दिस रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ये भी जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हुआ तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम जरा यहाँ पे कह सकते हैं। एक और रिजल्ट क्या मिलता है, कॉस को अल्फा कह सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 माइनस कॉमन निकाल लो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं यहाँ कर दूँ तो 3 माइनस 1 बिकम 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के बीच, ठीक है। तो इससे कोई बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमको कह भी देता है कि कोई गिवन वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर ले लो, वेक्टर ए इज़ लाइक सपोज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो या तो ये बोल देगा सीधे कि भाई इनका डायरेक्शन कोसाइन बताओ क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, ठीक है। या तो ये बोल देगा इसका तीनों एक्सिस से एंगल बताओ क्या है, तो सिंपल है, तीनों एक्सिस एंगल अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है। या अगर सीधे बोलता है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो, उसको फाइंड कर सकते हो जैसे। तो अब मुझको कॉस अल्फा अगर निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, एक्स बाई मॉड ए, है कि नहीं। तो x का कोफिशिएंट मतलब i का कोफिशिएंट इज 1 एंड मॉड a इज √1 + 1 + 4 कितना होगा 6, ठीक है। मॉड 6 √6। सिमिलरली अगर मुझको निकालना है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज y बाई मॉड ऑफ वेक्टर a, तो y कितनी है 1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर a तो कैसे भी आएगा √6, ठीक है।
मतलब एक्स और वाई से सेम एंगल फॉर्म करे। एंड कॉस गामा इज जेड बाई मॉड ए एंड जेड इज -2 एंड मॉड ए तो सब में सेम ही आएगा √6। तो यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एंगल ही फाइंड कर सकते हो ना। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√6, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√6 एंड गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -2/√6 है कि नहीं। तो अगर कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस गामा आ गया तो डायरेक्शन ही फाइंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी बात समझो, या तो सीधे तुमसे बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन बताओ, या तो उस वेक्टर का तीनों एक्सिस से एंगल बताओ, ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कल उसको फिर चलते हैं आगे की तरफ, डू इट फास्ट। ओके फाइन, तो हम लोग इस क्लास को स्टॉप करेंगे। यही 2 टॉपिक हम लोग को कवर करना था, कंपोनेंट और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एक क्लास इस पर अभी और चलेगी जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे PYQs, वेक्टर्स के जितने क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में नीट के, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, दैट इज लेक्चर में 11th, ठीक है। और CUT को लेकर के बहुत जल्दी ही एक चीज़ मैं लेकर के आने वाला हूँ, उसका हम लोग भी जल्दी ही लेकर के एक वीडियो में तुमको बताऊँगा उसको कैसे हम लोग कंप्लीट करना है अलॉन्ग विथ नीट, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट करो, कुछ प्रॉब्लम हो ज़रूर मेंशन करो, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।